शंकर दयाल पेशे से तो वकील थे, जो सरकारी मुलाजिम न थे, परंतु बुद्धि के तेज व्यक्ति थे, इसलिए अच्छा खासा कमा लिया करते थे। उम्र ज्यादा हो चुकी थी, इस कारण अब वकालत छोड़ दी थी और अधिकतर समय घर पर ही व्यतीत होता था। खाली वक्त में अखबार पढ़ना और जब कभी उससे भी मन की हताशा दूर न हो तो अपने बड़े बेटे मोहन को बुरा भला कहना, यही थी शंकर दयाल की दिनचर्या। बड़ा बेटा मोहन भी उनकी बातों को दिल से नहीं लेता था, बस उनकी आदत है यही सोचकर बर्दाश्त कर लेता था। शंकर दयाल का घर पूरी तरह से सुख संपन्न था, क्योंकि दो छोटे बेटे रोहन सरकारी नौकरी पर थे। एक डॉक्टर तो एक पुलिस में था। महीने पर अच्छी खासी रकम घर पर आ जाती थी। इतना रुपया पाकर शंकर दयाल का दिल खुशी से झूम उठता था। परंतु जैसे ही उसकी नजर मोहन पर पड़ती, वैसे ही उसकी हंसी गम हो जाती और वह अपने अनपढ़ बेटे को कोसने लगता था, क्योंकि वह चाहता था कि मोहन भी अपने भाइयों की तरह पढ़ लिखकर सरकारी नौकरी करे। परंतु शंकर दयाल के अथक प्रयास से भी मोहन का मन पढ़ाई में न लगा। अब तो आलम यह था कि हर रोज मोहन को गाली देना और घर का सारा काम मोहन से ही करवाना, यह सब शंकर दयाल की आदत में शुमार हो चुका था। जब कभी भी कोई व्यक्ति अपने बेटे की नौकरी लगने की खबर शंकर दयाल को सुनाता तो शंकर दयाल का गुस्सा मोहन पर दोगुना फूटता था। मोहन की अब यही दिनचर्या बन चुकी थी कि खेत से चारा काट कर लाना और मशीन से काटकर जानवरों को डालना और घर का खाना भी बनाना और शाम को शंकर दयाल के पैर दबाना। इतना करने के बावजूद भी उसे इनाम में गालियां मिलती थी, परंतु फिर भी उसके मुंह से कभी भी शंकर दयाल के खिलाफ एक शब्द नहीं निकलता। जब कभी भी वो ज्यादा उदास होता तो अपनी माँ की फोटो को गले से लगाकर बहुत रोता, जो 2 साल पहले ही गुजर चुकी थी। एक दिन शंकर दयाल कुर्सी पर बैठे अखबार पढ़ रहे थे कि तभी शंभू एक मिठाई का डब्बा लेकर वहां आया और शंकर दयाल को वह मिठाई का डब्बा दिया। यह देखकर शंकर दयाल का चेहरा तिलमिला उठा, क्योंकि शंकर दयाल बहुत ही ईर्ष्यालु व्यक्ति था। किसी और की खुशी उससे बर्दाश्त नहीं होती थी, इसलिए कोई भी व्यक्ति उसे अपनी खुशियों में शामिल नहीं करता था। शंकर दयाल ने बोये चढ़ाकर कहा, क्या बात है शंभू, आज तू बहुत मिठाई बांट रहा है। आखिर इस खुशी का कारण क्या है? क्या कोई लॉटरी लग गई है? शंभू ने प्रत्युत्तर में कहा, बात यह है कि भैया, आज मेरे बेटे की पुलिस में नौकरी लग गई है। शंकर दयाल ने शंभू को अचरज भरी निगाहों से देखते हुए पूछा, क्या कह रहे हो, तुम्हारे बेटे की नौकरी लग गई है? वही बेटा जो 12वीं में लुढ़कते लुढ़कते बचा, वो आज पुलिस वाला बन गया है। अरे, हमें तो विश्वास ही नहीं होता है कि उसकी भी नौकरी लग सकती है। शंभू ने नर्म भाव से कहा, हाँ भैया, उसकी ही नौकरी लग गई है, बस सब ऊपर वाले की कृपा है। आज मेरा बेटा पुलिस वाला बन गया है, इसी खुशी में आज हम लड्डू बांट रहे हैं। तब तक मोहन भी वहां आ चुका था। शंभू ने मोहन को देखकर डब्बे में से एक लड्डू निकालकर मोहन को देते हुए कहा, बेटा, आज बड़ी खुशी की बात है, तुम्हारा दोस्त रवि आज पुलिस वाला बन गया है। यह सुनकर मोहन खुशी से झूम उठा और खुश होकर शंभू से पूछा, क्या काका, सच में मेरा दोस्त पुलिस वाला बन गया है? तभी शंकर दयाल ने मोहन को घूर कर देखा तो मोहन झटपटा कर एक कोने में खड़ा हो गया। शंकर दयाल ने आंखें गुरेज कर मोहन की तरफ देखते हुए कहा, देख ले, एक वो है जो पुलिस में लग गया और एक तू जो भैंसे चराता है। अरे, कितनी बार तुझको समझाया कि पढ़ ले, तूने मेरी हरगिज न मानी। अरे, तू तो बस इस धरती के लिए बोझ है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं, समझा? शंभू को यह देखकर मोहन पर तरस आ गया। उसने नरम स्वर में शंकर दयाल से कहा, अरे भैया, क्यों बुरा भला कह रहे हो मोहन को? अरे, उसका मन पढ़ाई में नहीं लगा तो नहीं लगा, इस तरह आप इसे बुरा भला क्यों कहते रहते हो? आप अगर मेरी मानो तो आप न मोहन की शादी करा दो, घर में बहू आएगी तो आपका भी ख्याल रखेगी और मोहन का भी ख्याल रखेगी।
शंकर दयाल ने मोहन की तरफ देखा और फिर शंभू से कहा, अरे इसे अभागे को कौन ब्याहेगा अपनी बेटी, इससे शादी करने से पहले वो अपनी बेटी को जहर न दे दे। शंभू ने प्रत्युत्तर में कहा, अरे क्यों नहीं, हमारे साले की बिटिया है रज्जो, आप अगर राजी हो जाओ तो रिश्ते की बात चलाए। शंकर दयाल ने शंभू की बात को नकारते हुए कहा, नहीं नहीं, वो तो बिल्कुल अनपढ़ है और मैं इसी एक अनपढ़ को बड़ी मुश्किल से बर्दाश्त कर पा रहा हूँ, उसे कैसे कर पाऊंगा। शंभू ने जवाब दिया, अरे आप भी कमाल करते हो, अब मोहन जितना पढ़ा लिखा है उतनी ही पढ़ी लिखी बिटिया मिलेगी मेरी, मानो तो फिर एक बार सोच लो। बिटिया बहुत कमेरी है, घर का सारा काम अकेले ही कर लिया करेगी। शंकर दयाल ने कहा, अरे ऐसे तो इसका ब्याह कब का हो चुका होता, अरे हम अपने घर में अनपढ़ लोगों को तो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, और तुम इसकी चिंता छोड़ो, ये तो है ही धरती का बोझ, पड़ा पड़ा खाता रहता, कभी कभी तो हमें लगता है काश ये हुआ ही न होता तो मेरे दिल को बड़ी तसल्ली मिल जाती। शंभू ने शंकरदयाल को समझाते हुए कहा, ऐसे मत बोलो, लड़का सयाना हो चुका है, कहीं आपकी बातों में आकर कुछ उल्टा सीधा कर लिया तो। शंकर ने जवाब दिया, अरे कर ले जाके, तो क्या फर्क पड़ेगा हम पर, अरे हमारे तो दो दो पट्टे कमा रहे हैं, अरे कल मरे तो आज मर जाए, कम से कम धरती का बोझ तो कम होगा। शंकर दयाल की एक एक बात मोहन को अंदर तक तोड़ रही थी। आज उसकी हिम्मत जवाब दे चुकी थी। आज उसने अपने जीवन को खत्म करने का अंतिम निर्णय ले लिया था। आज उसने एक बड़ी सी रस्सी ले ली और चारा लेने के बहाने से घर से निकल गया और खेत पर खड़े नीम के पेड़ पर उसने फांसी लगा ली। जब रात अधिक हो गई और मोहन घर वापस नहीं लौटा तो शंकर दयाल ने आस पड़ोस में पता किया। पता करने पर पता चला कि वह खेत से चारा लेकर वापस ही नहीं आया था। अब शंकर दयाल खेत पर गए, वहां वह नीम के पेड़ की तरफ देखकर सन्न रह गए, क्योंकि नीम के पेड़ पर मोहन की लाश झूल रही थी। गांव के लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई और वहां उपस्थित लोगों ने मोहन की लाश को नीम के पेड़ से उतारा और उसका क्रियाकर्म। परंतु इतना कुछ होने के बावजूद शंकर दयाल पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वह पहले की तरह ही जिंदगी जीने लगा। वक्त धीरे धीरे गुजरता गया। अब उसके दोनों बेटों की शादी हो चुकी थी। जो बेटा डॉक्टर था उसकी पत्नी भी डॉक्टर, और जो बेटा पुलिस में था उसकी पत्नी पुलिस वाली। समय के साथ साथ शंकरदयाल की उम्र काफी ढल चुकी थी, उसके हाथ पैर उसका साथ नहीं देते, कोई भी काम करने पर उसकी हाफी फूल जाती। बड़े बेटे ने शहर में एक अस्पताल खोल लिया और दोनों मियाँ बीबी शहर में रहने लगे। कुछ दिनों बाद छोटे बेटे की भी पोस्टिंग दूसरे शहर में हो गई, तो उसने अपनी पत्नी की भी पोस्टिंग उसी शहर में करवा ली। अब दोनों ही मियाँ बीवी जाने की तैयारी में जुट गए। तभी शंकरदयाल वहां आकर के अपने छोटे बेटे रोहन से कहा, बेटा बड़े बेटे और बहू तो हमें छोड़कर चले गए, अब तुम लोग भी जा रहे हो, अब हम अकेले यहाँ कैसे रहेंगे। बेटा ऐसा करो, हमें भी अपने साथ लेते चलो। रोहन ने प्रत्युत्तर में कहा, बापू आप जानते तो है शहर का वास्ता है, अभी लोग खुद किराए पर रह रहे हैं और आपको कैसे रखेंगे। वैसे भी बापू हमारे पास ये इतना बड़ा घर, इसे किसके हवाले छोड़कर जाएंगे। शंकर दयाल ने निवेदन किया, बेटा इतने बड़े घर में मैं अकेला रहकर क्या करूंगा, अरे मुझसे तो कुछ किया भी नहीं जाता है, मेरी देखभाल कौन करेगा। रोहन ने शंकरदयाल को समझाते हुए कहा, बापू आप चिंता मत करो, मैं इस घर को बेच कर शहर में एक नया घर ले रहे हैं, बस वह यहाँ ये घर बेचेंगे और वहाँ नया घर खरीद लेंगे। हाँ बापू, ये ही 2-4 दिन में सेठ इस घर को खरीदने आएगा, आप घर के कागजात पर साइन कर देना और सेठ से 3 लाख रुपए भी ले लेना और शहर चले आना, और जब शहर पहुंच जाओ तो ये रहा मेरा नंबर, हमें कॉल कर देना, मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगा। आप चिंता मत करो, बस 2-4 दिन की ही तो बात है। और फिर रोहन शंकर दयाल को अपने गले से लगाता है और उनके पैर छू कर वहां से चल जाता है
आज इतने बड़े घर में शंकरदयाल अकेला था। जब उसे भूख लगी तो उसने रोटी बनाने के लिए आटा गूंदा। बूढ़े हाथों में इतनी जान कहाँ थी कि जो आटा भी सही से गूंदा जाए। आज उसे अपने बड़े बेटे मोहन की याद रह रह कर आ रही थी। यादों का सैलाब जब ज्यादा हो गया तो उसे अपनी आंखों के सामने मोहन का अक्स नजर आने लगा। वो मोहन का आटा गूंदना और रोटी बनाना एक एक करके सभी दृश्य उसके आंखों में तैरने लगे। उसकी बूढ़ी आंखों में आज आंसू छलक उठे और मन से सिर्फ एक ही आवाज निकल रही थी कि काश आज मेरा अनपढ़ ही होता, तो उसकी शादी होती और एक अनपढ़ बहू इस घर में आती। कम से कम वो अपने घर में तो रहती और खाना बनाती। मोहन मेरा घर का सारा काम करता और मैं पहले की तरह ही कुर्सी डालकर बैठे अखबार पढ़ता। परंतु अब सपनों को देखने से होने वाला क्या है? जो कुछ उसने किया आज वो उसके सामने था। 2-4 दिन यूं ही गुजर गए और वो दिन भी आ गया जिस दिन सेठ ने रुपए देने के लिए कहा था। सेठ ने घर के कागज पर साइन करा लिए और शंकर दयाल को 3 लाख रुपए दे दिए। रुपए मिलते ही शंकर दयाल शहर जाने की तैयारी कर ली और शंकर दयाल ने रोहन को फोन करके सब बता दिया कि वो बस स्टैंड पर उसका इंतजार